हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। सो ये वीडियो मैं आज यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने पिछली वीडियो छोड़ी थी। पिछली वीडियो आपको मिल चुकी होगी, अपलोड हो चुकी है। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो पहले जाके वो देख लीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो देखिए। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एसएसटी के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं कुछ चैप्टर्स के, ओके। सो ये 3 बिग क्वेश्चंस जैसे आपको बताया था, ये आपको खुद करने हैं। सो नेक्स्ट था इसमें हमारा, हमने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया था पूरा ही। हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, ये वाले हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो हमने ये पूरा पेज ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये वाला हमने पूरा ही कर लिया था। तो इसके बाद का ये वाला जो नेक्स्ट पेज था, ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, ओके। सो आज हम बचा हुआ करेंगे। ये वाला भी मैंने आपको डायरेक्शंस भी करा दी थी, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो थे वो भी मैंने आपको समझा दिए थे, और जो आपको खुद से करने थे वो भी मैंने आपको करा दिए थे, ओके। इसके बाद हमने सिंबल्स भी कर लिए हैं, ये वाला भी हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, ओके। हमने ये भी पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। हमने ये भी मैंने आपको सारे बता दिए थे कि ट्रीज़ और ग्रास के लिए ये वाला यूज़ होता है, सेटलमेंट ग्रेव के लिए ये वाला यूज़ होता है, ओके। टेंपल चर्च के लिए ये वाला यूज़ होता है, रिवर वेल ये वाले यूज़ होते हैं, ओके। ये भी हमने पढ़ लिया था। और ये हमने लेट्स एक्सप्लोर भी हमने कहा था कि हम अगले पेज पे जो 1.2 एक्टिविटी है पेज नंबर 12 पे, उसको देख के करना है। तो ये है वो पेज नंबर 1.2 एक्टिविटी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आज हमने कहाँ से स्टार्ट करना था वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने बच्चे यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है। हमारा ये वाला स्टार्ट हमने करना था यहाँ से, पिछला वाला हमने कर लिया था। अभी हमने मैपिंग द अर्थ से स्टार्ट करना था। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको ये वाला पेज 12 पेज नंबर नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ 11 तक ही पढ़ाऊँगी, बट उसके बाद फिर मैंने सोचा 12 पेज नंबर भी आपको ये पढ़ा देते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हम चलते हैं मैपिंग द अर्थ पे, क्या कहा जा रहा है। तो अभी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। क्या कहा जा रहा है, मैपिंग द अर्थ। हम अर्थ को मैपिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। तो ये बात तो सबको ही पता है, ओके। क्या कहा जा रहा है कि अर्थ को मैप करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारी प्लानट जो है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। हमारी अर्थ जो है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है, वो स्फेरिकल में है, वो एक स्फेयर की शेप में है हमारी अर्थ, ओके। सो वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है, जिसके कारण हम उसे मैप नहीं कर सकते हैं, हम उस पर हर एक चीज़ को लोकेट नहीं कर सकते हैं। इट्स नियरली हैज़ द शेप ऑफ स्फेयर, इट्स नियरली हैज़ द शेप ऑफ स्फेयर, ओके। हमने नियरली क्यों वर्ड यूज़ किया, हमने नियरली वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो थी एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है। इट्स स्लाइटली फ्लैटेड एट्स द पोल, कहीं कहीं पे वो जो है स्लाइटली उसमें थोड़ा सा फ्लैटनेस है, ओके। स्लाइटली थोड़ा सा फ्लैटनेस है, जैसे पूरा स्फेयर है तो बीच में कहीं कहीं पे जो है उसमें थोड़ा थोड़ा सा फ्लैटनेस है, जिसके कारण जो है हम उसे क्या कह रहे हैं, नियरली स्फेयर कह रहे हैं, उसे हम परफेक्ट स्फेयर नहीं कह रहे हैं, ओके। बट इट्स स्लाइटली फ्लैटेड एट पोल्स, अभी मैंने बताया। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी कंसीडर इट टू बी स्फेरिकल, पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम कुछ ऐसी चीज़ लोकेट करने वाले हैं, अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसे कंसीडर करेंगे, हम उसे स्फेरिकल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट इज अ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। एक स्फेयर को एक्यूरेटली एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। आपने कभी भी A4 शीट देखी होगी, आपके पास A4 शीट होगी भी, उस पर आप एक स्फेयर परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर, टू रिप्रेजेंट अ स्फेयर accurately on a flat piece of paper. So to understand why, हमें ये जानने के लिए क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चों के बीच में भी चल रहा होगा कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकते हैं,
peel an orange in such a way that you just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table. You will see that you can't do without tearing them at the edges. क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि अगर आपको पता लगाना है तो पहले जो है क्या करो, एक ऑरेंज को पील करो, एक संतरे को पील करो, उससे कुछ इस तरीके से पील करो कि उसके 3 to 4 जो है लार्ज पीसेस आ जाएं उसके स्किन के, और फिर उसे एक टेबल पे फ्लैट करने की कोशिश करो. आप नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो आपको दिखेगा और आपको जो है उसके एजेस काटने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ कंसीडर अ ग्लोब. अब एक ग्लोब को कंसीडर कर लो, विच इज़ अ स्फेयर ऑन विच मैप, ठीक है, इज ड्रॉन. दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, the stars and in the sky, okay, etc. The physical object like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic और cardboard. क्या कहा जा रहा है? कंसीडर कीजिए एक मैप जो कि एक स्फेयर है, एक मैप है. किसका? उसमें मैप बनाया गया है. सोच लो किसका मैप है? अर्थ का है, मून का है, मार्स का है, स्टार्स का है. ठीक है. तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, और इस स्फेयर जो है किससे बना होता है ये आपको नेक्स्ट पेज पे बताया गया है. सो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट पेज पे. ये रहा. ओके, ये आपको शो किया गया है यहाँ पर. देख रहे हैं इस फिगर में आपको 2 बच्चे दिख रहे होंगे. यहाँ पे आपको शो किया गया है. अभी हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. नाउ वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी. अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देखेंगे कि ग्लोब जो है वो अर्थ की जियोग्राफी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप. ग्लोब और अर्थ की जो है सेम स्फेरिकल शेप है, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं. ओके, अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप. ठीक है. ग्लोब जो है हम फ्लैट मैप पे नहीं बना सकते थे अर्थ को, तो हमने ग्लोब बनाया, और ग्लोब जो है फ्लैट मैप से कई गुना ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है हमारी अर्थ की जियोग्राफी को. ओके, लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर. अब इसके फीचर कुछ समझते हैं. तो बेटा इसके आगे वाला जो है, इसके पीछे जितना भी था हमने उसमें क्या पढ़ा, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने उसमें पढ़ा क्या. ओके, पहले हम, क्योंकि जो इसके बाद आने वाला है वो आपका एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है. ओके, पहले हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है. ठीक है. क्योंकि इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बेटा नीचे आपको लैटिट्यूड्स आ जाएंगे. ठीक है. उसके बाद आपको लॉन्गिट्यूड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समझना होगा, फिर आपको टाइम जोन्स आ जाएंगे, और फिर आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक्चुअली में किया क्या क्या है अब तक. ठीक है. तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको सिंबल्स कराए थे, सिंबल्स हमने फर्स्ट आप ले लीजिए, फर्स्ट डिक्लेयर कर लीजिए कि हमने सिंबल किए हैं. ठीक है. सेकंड हमने क्या किया था, तो उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने किया है मैप के कंपोनेंट्स. ठीक है. उसके बाद हमने मैप के कंपोनेंट्स किए हैं. आई एम नॉट एबल टू राइट हेयर प्रिसाइजली, सो आप समझ जाइएगा. और हमने क्या किया है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक है. कार्डिनल डायरेक्शंस विच आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स. कार्डिनल डायरेक्शंस जिन्हें कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है. ठीक है. तो हमने अभी तक इतना हमारा जो है कवर हो चुका है, इतना अभी तक हमने कवर कर लिया है. इसके बाद का जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा. ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, बस आपको थोड़े से ध्यान से सुनने की, थोड़ी और अटेंशन देने की उसमें ज़रूरत पड़ेगी. बिकॉज़ आपने क्लास 5th में शायद से ही लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़े होंगे. इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक
क्या पढ़ रहे हैं, जो आपके 5th 6th 4th थी उसमें आप लोग जो थे नॉर्मल तरीके से पढ़ते थे, मतलब ज़्यादा बहुत ही हाई तरीके पे आपको नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मैप के बारे में नहीं बताया गया था, मैप के बारे में बहुत कुछ आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आपने काफ़ी कम पढ़ा है मैप के बारे में। तो इसमें आपको मैंने जैसे बता दिया, सिंपल सिंबल्स हमने कर लिए हैं, मैप कंपोनेंट्स हमने कर लिए हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस हमने कर ली हैं विच आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ मैप हमने कर लिए हैं। सो हमारा काफ़ी जो है, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक चीज़ थी वो हमने क्लियर कर ली है। इसके बाद जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस रहने वाला है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थे, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको जो है एक फिगर के माध्यम से, एक चेस बोर्ड के माध्यम से समझाया गया है कि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए, ओके। ये आपकी एक एग्जांपल है। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन with neat rows of shop all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So you would give direction like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. कह रहे हैं कि ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जो है एक बहुत बड़े मार्केट के बीच में हैं, एक बहुत बड़े मार्केट के बीच में आप गए हैं, एक सिटी के अंदर है, वो एक टाउन के अंदर है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानों की रो है, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं लाइन वाइज, ओके, सेम साइज़ की हैं। सो आपका एक दोस्त आपको स्टेशनरी शॉप पे मिलने वाला है उसी मार्केट के अंदर, पर आपके दोस्त को नहीं पता है कि दुकान है कहाँ, स्टेशनरी शॉप जो है कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली उसे डायरेक्शन देंगे, मीट मी एट 6 PM, मुझे 6 बजे मिलो 7th शॉप पे 5th रो में जो है एंट्रेंस से। दिस विल अलो योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। ये आपके दोस्त को जो है अलो करेगा, प्रिसाइजली लोकेशन जो है उसके दिमाग में उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है, ऐसे जाना है, क्योंकि आपने उसे क्या दे दी, डायरेक्शन आपने उसे दे दी, ठीक है। अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब एक चेस बोर्ड को कंसीडर कीजिए टू रिकॉर्ड मूव्स को रिकॉर्ड करने के लिए बाय एडवांस प्लेयर्स से। लेटर आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीस फ्रॉम A to H। सी द इमेज देख लीजिए, ओके। एंड नंबर फ्रॉम 1 to 8 देख रहे हैं आप, यहाँ से दिख रहा है आपको नंबर 1 to 8, A to H दिख रहा है ना, okay. Between the two sides, the simplest system allow players to mark each square and record every move. Here the white side has just opened the game by moving the queen pawn 2 squares forward. कह रहे हैं कि वाइट साइड ने जो है अभी ही जो है गेम स्टार्ट की है, अपने पॉन को 2 गुना आगे, 2 बॉक्स आगे बढ़ाकर, ओके। अ वेरी कॉमन ओपनिंग, ये बहुत ही कॉमन ओपनिंग है, ऐसे ही कॉमन ओपनिंग होती है। द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 to D4, ओके। ये जो है D2 से D4 तक जाएगा, ये भी D2 है एंड इसे आगे यहाँ तक ये चल सकता है, ओके। नाउ लेट्स एक्सप्लोर यूजिंग द सेम टर्म सेम टर्म को यूज़ कीजिए। राइट डाउन योर मूव इफ़ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पॉन्स विद द सेम मूव। इसी टर्म को इस्तेमाल कर लिखिए कि अगर आपने ब्लैक में मूव किया और किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है, ओके। तो ऊपर जो हमने पढ़ा उससे हमें थोड़ा सा किस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। अब पूरा ही पढ़ लेते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। इन 2 पैराग्राफ्स में हमें कोऑर्डिनेट्स का मतलब बताया गया। लेट्स सी। द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। Thanks to their 2 coordinates, the stationery shop as well as the
chess square on the chessboard can be precisely determined. A similar system of coordinate is used in the world of maps to determine the location of a place on a map. Let us how the system work. Let us see how the system work. क्या कह रहे हैं कि सिस्टम जो हमने इस्तेमाल किया, जो दो एग्जाम्पल्स हमने आपको दी, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. प्लीज़ अंडरलाइन इट. क्या कहते हैं जिसे हम सिस्टम ऑफ ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं. किसका सिस्टम कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स का हम इसे सिस्टम कहते हैं. थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस बोर्ड. ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का जो कि इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड मैप्स में डिटरमाइन करने के लिए लोकेशन किसी भी प्लेस पे. देखते हैं कि कैसे ये काम करता है. मैंने आपको बताया था कि आगे का जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है. सो आपको सिर्फ क्या चाहिए कि आप उस चीज़ को अच्छे से रीड करें, उस चीज़ को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी. ओके, सो चलिए देखते हैं. ओके, सो हमने जैसे अभी ऊपर वाला ये सिस्टम हमने रीड कर लिया, हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि सिस्टम वर्क कैसे करता है. मैंने आपको भी पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कोऑर्डिनेट्स से लेकर लॉन्गिट्यूड तक जो है, कोऑर्डिनेट से लेकर मेरिडियन टाइम तक जो है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है. सो आपको जो है इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आने वाली है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लैटिट्यूड करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब. फिर से ग्लोब पर चलते हैं. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट. आप कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर ही ये ग्लोब है. लेट्स मेक इट. सो यहाँ पे कहा है कि हम फिर से ग्लोब में चलते हैं. सो मैं आपको अभी ये ग्लोब की फ़ोटो शेयर करती हूँ. सो ये ग्लोब की फ़ोटो आपको शो हो रही होगी. जैसा आपने उसमें पढ़ा, क्या कह रहे थे कि वो कि ग्लोब में जो है नॉर्थ का और साउथ का पता लगाना आसान है. ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे फिर आपका चाइना है. ओके, यहाँ पे बीच में पाकिस्तान है, यहाँ पर है. ओके, सो देयर आर ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्रीज़ इन दिस ग्लोब. हर एक कंट्री बताई गई है. सो कह रहे हैं कि इसमें हमें नॉर्थ और साउथ पोल पता लगाना आसान है. इसी से हमें इक्वेटर का पता चलेगा. आगे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल कि आगे हम इक्वेटर पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ये बता रहा है कि हमारे में, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे इजी टू आइडेंटिफाई है. क्या आइडेंटिफाई करना इजी है? नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना इजी है. रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट्स. द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम आर द टू पोल्स. ठीक है, फिर से एक बार ग्लोब पे चलते हैं और देखते हैं कि जिस 2 पॉइंट से, जो उसके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जहाँ से वो रोटेट हो रहा है, वो उसके 2 पोल्स हैं. ओके, क्या कहा था, जिन 2 फिक्स्ड पॉइंट से जो है ये रोटेट होगा, तो ये रोटेट कैसे होगा, ये यहाँ से उस तरफ रोटेट होगा. ओके, ये कुछ इस तरीके से जो है मूव करेगा, कुछ ऐसे सर्कुलर फिगर में ये मूव करेगा, कुछ इस तरीके से वहाँ पे जाएगा एंड फुल 360 इसका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो अब 2 फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं जहाँ से ये घूमेगा? फर्स्ट इज़ दिस वन, सेकंड इज़ दिस वन. सो दिस इज़ साउथ एंड इट इज़ नॉर्थ. सो इसने कहा कि बहुत आसान है इन्हें पता लगाना. सो ये इसके क्या हो गए, ये इसके 2 पोल्स हैं. क्या बताया गया यहाँ पे कि ये इसके 2 पोल्स हैं. हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर. नोट द सर्कल मार्किंग इट. फिगर 1.3. क्या कह रहे हैं कि जिस हाफ वे, जो उसके बीच में, जो उसे 2 हिस्सों में बांट रहा है, आप यहाँ पर ही हम एक सर्कल बना लेते हैं. सोच लीजिए, इमेजिन दैट इट इज़ अ 3D स्फेयर. ओके, और ये 3D स्फेयर का फ्रंट साइड है. सो जिस तरह से जो हाफ वे है, जो बिटवीन उन्हें जो है 2 हिस्सों में कट कर रहा है. ओके, हाफ वे बिटवीन देम, उनके बीच में जो हाफ वे है वो क्या है? इक्वेटर है. ओके, नोट द सर्कल मार्किंग इट. सर्कल को नोट कर लीजिए ये मार्क करते हुए. ओके,
तो यहाँ पे ये हमें किसके बारे में पता चल गया, इक्वेटर के बारे में, ठीक है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन पोल ऑफ द पोल्स, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। आपका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो बढ़ जाएगा अगर आप एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे हैं। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या होता है, अब लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड ये डिस्टेंस मेजर करता है इक्वेटर से। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एनी इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल ऑफ द इक्वेटर, सच ए सर्कल इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ इक्वेटर। तो जो लाइन जो कही जाएगी, जो लाइन आपने ड्रॉ की, जैसे आप एक लाइन इमेजिनरी लाइन बना लीजिए जो कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट पे जाती हो, इक्वेटर के पैरेलल हो, ठीक है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल, और वो एक सर्कल बनाती है अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। विच इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ द अर्थ, क्या कहेंगे, इक्वेटर, ओके। While the circle marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward। क्या कहते हैं, ये धीरे धीरे सर्कल्स जो है मार्क्ड जो हमने किए थे लैटिट्यूड जो पैरेलल है लैटिट्यूड के, ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे इनकी ग्रोथ जो है ये धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं जैसे ही हम नॉर्थवर्ड के बाद या फिर साउथ के पास जाते हैं। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड जो है डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है बाय कन्वर्टिंग द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted, 90 degree north and 90 degree south. There is a connection between latitude and climates. Climate around the equator, the climate is generally hot. It is called torrid. कह सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, around the equator the climate is generally hot. What is it called? आप क्या लिखेंगे, torrid, okay. As you travel away from the equator toward one pole to another, in the words, as your latitude increases, the climate become more moderate or temperate, and closer to the north or south, the climate grows colder or frigid. You learn in science why this is so, okay. And so आज हमने यहाँ तक ही पढ़ना था, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें। तब तक के लिए बाय।